Okay, to begin with it, we are talking about the chapter called coordination compounds. जब हम coordination compound chapter की बात करते हैं तो coordination compound समझने से पहले we have to talk about a topic called addition compounds. So coordination compounds are a part of a larger topic termed as addition compounds. ठीक है? So let's talk about the topic called the addition compounds. Addition compound की definition लिख लीजिए. The compounds formed addition compounds. The compounds formed by joining together of two or more. The compounds formed by joining together of two or more stable species. Two or more stable species. That is atoms, molecules, or ions. Two or more stable species, that is atoms, molecules, or ions, are termed addition compounds. Are termed addition compounds. ठीक है? Full stop. The reaction which give addition compounds are termed addition reactions, and the compounds obtained are generally termed adducts. ठीक है? तो यहां पे हमारे पास एडिशन कंपाउंड है. अब जब एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं, एक सिंपल से एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं. लेट्स से हमारे पास है BF3 और हमारे पास है NH3. अब BF3 और NH3 को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो यहां पर वी आर गोइंग टू गेट अ कंपाउंड एज F3B NH3. क्लियर? यहां पर नाइट्रोजन से बोरॉन की तरफ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है. अब प्रॉब्लम ये है कि एनसीईआरटी हैज नॉट रेफर्ड विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड. किसी भी तरीके से उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रेफर नहीं किया. मोस्ट ऑफन हम इसके अंदर एरो बना दिया करते थे, लेकिन अब वी प्रेफर टू पुट इट एज अ चार्ज. दीज आर द फॉर्मल चार्जेस. तो यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमने किसी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया है, बट हमने सीधा सीधा फॉर्मल चार्जेस बना दिए. अदरवाइज पहले कभी इस कंपाउंड को इस तरीके से बना दिया जाता था, जैसे कि हमने ये लिया F3B और यहां पे हमने लिखा NH3. तो हाउ वुड वी शो इट? वी वुड शो अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय मेकिंग एन arrow like this. But nowadays we don't write it. Clear? So this is what we have as an adduct. This is what we have as an addition compound. BF3 एक independent species, NH3 एक independent species है, दोनों को merge करके हमने एक adduct बना दिया. That is what we have as an addition compound. अब जब हम एडिशन कंपाउंड्स की बात करते हैं, एडिशन रिएक्शंस की बात करते हैं, तो एक चीज हमेशा नोटिस करना, एक चीज हमेशा याद रखना, that whenever we are talking about addition compound, it is large number of species merging with each other to form less number of species. In fact, one species. काफी सारे पार्टिकल्स जुड़कर एक स्पीशी बना देते हैं.
जब काफी सारे पार्टिकल्स जुड़कर एक स्पीशी बनाते हैं तो देयर इज अ डिक्रीज इन एंट्रोपी, रैंडमनेस डिक्रीज हो जाती है। तो एडिशन कंपाउंड जितने भी हैं दे ऑल आर एंट्रोपी नॉन फेवर्ड, फाइन, दे आर ऑल एंट्रोपी नॉन फेवर्ड। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम हाई टेम्परेचर कर दें तो एडिशन कंपाउंड अनस्टेबल होते चले जाएंगे। जितना टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा एडिशन कंपाउंड उतने ज्यादा अनस्टेबल होते चले जाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात, एडिशन कंपाउंड बनने में सिर्फ बॉन्ड्स बनते हैं, कोई बॉन्ड टूटता नहीं है। क्लियर? और एक बात याद रखना, ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है जिसके बनने में एनर्जी एब्सॉर्ब हो या जिसके टूटने में एनर्जी रिलीज हो। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट की एक आदत होती है, जैसे मैं ये स्टेटमेंट बोलता हूं वैसे उनको लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, हमें पता है एक ऐसा बॉन्ड है जिसको तोड़ने में एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट बॉन्ड इज व्हाट वी हैव एज बॉन्ड ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वो कहते हैं ना कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हैज एन एनर्जी रिच फॉस्फेट बॉन्ड, जिसको तोड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, किसी भी बुक में ब्रेकिंग वर्ड नहीं लिखा हुआ है। हर बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है जिसे कहा जाता है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस जब होता है ना एटीपी का, तो उसमें सिर्फ बॉन्ड टूटता नहीं, उसमें बॉन्ड टूटता भी और बनता भी, और जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्ड विच इज बीइंग ब्रोकन। दैट इज व्हाई द नेट एनर्जी इज रिलीज्ड। बॉन्ड टूटने में एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, बॉन्ड बनने में रिलीज हो रही है। इज दैट क्लियर? तो एक सीधी सी बात यह कि जब भी एडक्ट्स बनेंगे उनमें हमेशा रिएक्शन वुड बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, एनर्जी रिलीज होती है। इज दिस क्लियर? सो नाउ दैट इज व्हाट वी हैव एज एन एडिशन कंपाउंड, दिस इज व्हाट वी हैव एज एन एडक्ट। अब हमारे पास एडक्ट्स तो बहुत सारी तरह के, एडिशन कंपाउंड्स बहुत सारी तरह के हैं। जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू काइंड ऑफ एडिशन कंपाउंड्स, जिसमें से जो पहली तरीके के एडिशन कंपाउंड की हम बात करेंगे, दोज एडिशन कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स, ठीक है। जब हम डबल सॉल्ट्स की बात करते हैं तो डबल सॉल्ट्स आर अ टिपिकल कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स। एग्जांपल्स बहुत सारे हमारे पास। एक एग्जांपल हमारे पास है KCl.MgCl2.6H2O। Now this compound is called carnallite. Now it's an ore of potassium and magnesium. Then we have another very famous compound, NH4 whole twice SO4 dot FeSO4 dot 6H2O। क्या नाम है इसका? किसका फॉर्मूला है ये? मोहर सॉल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है। और एक और ऐसा कंपाउंड जो इससे भी ज्यादा फेमस है। यहां पे तो इन कंपाउंड्स की तो बात यह है कि हमें काइंड ऑफ वी नो इट अबाउट केमिस्ट्री में पता है, लेकिन अब जो कंपाउंड बोल रहा हूं वो हर किसी को पता है, दैट इज K2SO4 dot Al2SO4 thrice dot 24H2O। ये किसका फॉर्मूला है? हाँ, हट, एसिटिक एसिड होता है, विनेगर, सर कुछ एलम। भी। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पोटाश एलम। हिंदी में कहते हैं, हाँ, फिटकरी। ये फिटकरी है। हम्म। हाँ, पानी वगैरह में डाल देते थे, ये फिटकरी है इसमें। ये पढ़िए फिटकरी।
चख के देखोगे, देख लो। हाँ हाँ, दाढ़ी पे रगड़ देते हैं, फिटकरी वही है। ऐसे। आउच। हाँ, लिख दो, कोई नहीं। नॉट वेरी इंटरेस्टिंग ऑफ कोर्स। नाउ दिस इज व्हाट वी हैव एज पोटाश आलम। ये फिटकरी है। अब यहां पे जब हम आलम की बात करते हैं तो आलम इज नॉट जस्ट अ कंपाउंड, आलम इज अ कैटेगरी ऑफ कंपाउंड। सबसे पहले ऑब्वियसली पोटाश आलम बनाया गया था, मिला था। अब उसके बाद और इतने सारे कंपाउंड्स बन गए, उनके अंदर एक जनरल फॉर्मूला बना दिया गया। जनरल फॉर्मूला क्या है? एम यूनिपॉजिटिव, यानी कि यूनिपॉजिटिव कैटायन having H2O6 around it, and then we have a tri-positive ion having again H2O6 around it, along with a di-negative anion। ये ये एलम का एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। और यू मे इवन से एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन एलम। जब एलम के फॉर्मूले की बात की जाती है तो यहां पे जो एम यूनिपॉजिटिव है, दैट कैन बी सोडियम, that can be potassium, that can be rubidium, that can be cesium, that can be even ammonium। कितने? Okay, so that's what we have as the unipositive ions, जो भी हो सकते हैं। एंड देन वी कुड हैव ट्राई पॉजिटिव आयंस। ट्राई पॉजिटिव आयंस हमारे पास कौन सा हो सकते हैं? हमारे पास Cr3+ हो सकता है, हमारे पास Al3+ हो सकता है, हमारे पास Fe3+ भी हो सकता है। तो यानी कि these could be the tri-positive and the monopositive ions which could be there for alums। बेटा हमारे पास जब यूनिपॉजिटिव आयंस की बात करते हो तो ये सारे हो सकते हैं, जब ट्राई पॉजिटिव आयंस की बात करते हो तो ये सारे हो सकते हैं। हाँ, ये M3 की जगह ये आ सकते हैं, M1 की जगह ये आ सकते हैं, ठीक है। ओके, एंड ऑल दीज आर गोइंग टू बी व्हाट वी टर्म एज एलम्स, ठीक है। दीज आर व्हाट वी टर्म एज एलम्स, ठीक है, क्लियर। अब ये जितने भी आलम्स हैं, इन सब का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम है। दे आर ऑल आइसोमॉर्फस, दे हैव द सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। और जब हम सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देन व्हाट वी फाइंड इज दैट lithium does not form alums। अब लिथियम एटम्स क्यों नहीं बनाता? क्योंकि लिथियम इज एक्सट्रीमली स्मॉल एंड इट इज एबल नॉट एबल टू अकोमोडेट 6 वाटर मॉलिक्यूल इन इट्स फर्स्ट हाइड्रेशन स्फीयर। ओवरऑल इसका हाइड्रेशन स्फीयर सबसे बड़ा बनता है, लेकिन पहले हाइड्रेशन स्फीयर के अंदर, पहले हाइड्रेशन सर्कल के अंदर, शेल के अंदर, इट इज नॉट एबल टू अकोमोडेट 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए लिथियम एलम्स नहीं बनाता, बाकी सारे अल्कली मेटल्स एलम बनाते हैं। इज दैट ओके? ठीक है। So that is what we have as alums। Okay, now all these compounds, ये जितने भी कंपाउंड्स यहां पर इस समय बोर्ड पर लिखे हैं, या फिर हमारे पास एक और तरह के कंपाउंड्स हैं, जैसे कि हमारे पास है MgOHCl, MgOHCl हमारे पास है, या फिर हमारे पास है MgNH4PO4, या फिर CaOCl2, ठीक है। These are also in the category of double salts। These are also in the category of double salts. And now these are also termed as mixed salts, ठीक है। तो आई थिंक हमने यहां पे एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे लिख लिए डबल सॉल्ट्स के। चलिए अब डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए, द डबल सॉल्ट्स, द डबल सॉल्ट्स
are the compounds. The double salts are the compounds which have a definite stoichiometry The double salts are the compounds which have a definite stoichiometry and have definite stoichiometry and crystalline structure and crystalline structure in solid state but behave as a mixture of salts but behave as mixtures of salt when dissolved in water. ठीक है, आगे लिख लीजिए. They give the test of all ions they give the test of all ions present in them. They give the test of all ions present in them. ठीक है? Any confusions with that? So these are all double salts. अब जब हम डबल सॉल्ट्स की बात करते हैं, then in that case दो चीजों के हम बारे में बात कर सकते हैं. एक, हम इनके वैन टॉप फैक्टर की बात कर सकते हैं कि ये पानी में जाके कितने पार्टिकल्स देंगे, और दूसरा हम इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात कर सकते हैं. अगर मान लीजिए हम इस कंपाउंड की बात करते हैं, तो पानी में जाके कितने पार्टिकल्स में डिसोशिएट हो जाएगा, कितना इसका वैन टॉप फैक्टर होगा, गिनो. 5 सर 5. इसका वैन टॉप फैक्टर 5 है, और इट इज गोइंग टू गिव द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आल्सो ऑफ 5 आयंस. ठीक है, इसका मोर सॉल्ट का कितना है? 5 है. फिर से 2 अमोनिया, 1 सल्फेट, यहां 1 आयरन और 1 सल्फेट, यानी कि 2 सल्फेट है, 1 आयरन है और 2 अमोनिया है. तो इसका भी वैन टॉप फैक्टर 5 है. बेटा पानी के अंदर तो पानी का कोई पार्टिकल का नंबर नहीं आएगा ना. और जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की
प्लस और OH माइनस में जितना ब्रेक होगा उतना तो पानी में ये 10⁻⁻14 मोल्स पर लीटर 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर की औकात क्या है? You need to understand a difference is a difference only if it makes a difference. Here, water is not going to make a difference. Is that clear? ठीक है? Okay. यहां पे जब हम colligative property की बात करें, we are talking about osmotic pressure. Most often osmotic pressure because it's easy to measure. And when we are talking about the electrical conductance, obviously we have to talk about dilute solution. अगर concentrated solution होगा तो we are not going to get infinite dilution. पूरा हम निकाल नहीं पाएंगे. तो इस वजह से we are talking about dilute solution. तो dilute solution के अंदर पानी की तो वैल्यू होगी नहीं ना. बिल्कुल इस तरीके से इसका पोटेशियम का क्या आएगा वेंटा फैक्टर? 8. ठीक है. इसके अंदर इसका वेंटा फैक्टर 3 आ जाएगा, इसका वेंटा फैक्टर 3 आ जाएगा, इसका भी वेंटा फैक्टर 3 आएगा. यहां पे एक OCl माइनस बनेगा, एक Cl माइनस बनेगा. ठीक है? Is that clear? So that's what we have as something called the Vanta factor, and that is what we have something called the double salts. These all are double salts. अब हम सर पोटैश एलम का 8 था क्या सर वेंटा हाँ 8. फैक्टर? तो यहां पे अगर हम ये डबल सॉल्ट्स की हमने बात कर ली, अब हम एक और कंपाउंड की बात करेंगे. Now let's say that compound is 4KCN.FeCN twice. इस कंपाउंड का वेंटा फैक्टर कितना होना चाहिए? What should be the Vanta factor of this compound? सर 11. होना चाहिए ना. ठीक है. ठीक है ना. एंड इट शुड बी गिविंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ 11 आयंस. यानी कि जितने भी पार्टिकल्स सेपरेट होंगे सारे के सारे आयंस ही होने चाहिए ना. इसका वेंटा फैक्टर एक्चुअली 5 है. ये कंपाउंड आयरन का टेस्ट नहीं देता. ये कंपाउंड साइनाइड का भी टेस्ट नहीं देता. इस कंपाउंड के अंदर साइनाइड दिख रहा है आपको, बट ये पॉइजनस नहीं है. पॉइजनस नहीं है का मतलब ये थोड़ा ना चम्मच भर के खाना शुरू कर दो. बट ठीक है, अगर आप इसे खा लेते हैं, चला जाता है मुंह में, तो मरोगे नहीं, कुछ भी नहीं होगा. इनफैक्ट जब इस कंपाउंड की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला नॉर्मली ऐसे लिखा जाता है. दिस कंपाउंड इज टर्म्ड एज पोटेशियम फेरोसायनाइड. पोटेशियम फेरोसायनाइड. ये पोटेशियम का टेस्ट देता है, पर आयरन और साइनाइड का टेस्ट नहीं देता. ये डबल सॉल्ट नहीं है. मैंने लिखा है क्योंकि मुझे पता है. मैंने इससे नहीं लिखा है. ये अगर आपको लिखकर दे दिया जाए तो आप इसका फॉर्मूला नहीं बना सकते. कोई भी नहीं बना सकता. इसके साथ आपको एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस भी देने पड़ेंगे कि भैया ये एक्सपेरिमेंट्स है. और अब हम यही सीखेंगे कि हम किस तरीके से फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट से बनाते हैं. सर तो ये रटना है सीधा? बेटा बताऊंगा इसको कैसे तुम्हें क्वेश्चन बताया जाएगा कि कैसे तुम्हें अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से आपको फॉर्मूला बताना है. यही क्वेश्चन आता है. कोई एग्जाम में ये लिखकर दे देंगे और फिर तुम्हें 4 फॉर्मूले देख के दे देंगे, बताओ इसमें से सही फॉर्मूला इसका कौन सा है. दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज. इज दिस क्लियर? ठीक है. इनफैक्ट इसका फॉर्मूला ऐसे कैसे बना? हमारे पास वेंटा फैक्टर आना चाहिए था इसका 11. आ रहा है हमारे पास वेंटा फैक्टर 5. ठीक है. सबसे पहली चीज देखो, मैंने इनफैक्ट इस फॉर्मूले को कैसे बनाया वो मैंने तुम्हें बता ही दिया है. सबसे पहली चीज वेंटा फैक्टर 5 आ रहा है. दूसरी चीज यहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी 5 आयंस की आ रही है, मतलब कि 5 ही आयंस है. तीसरी चीज ये साइनाइड का टेस्ट नहीं दे रहा है. चौथी चीज ये आयरन का टेस्ट भी नहीं दे रहा. पांचवा ये पोटेशियम का टेस्ट दे रहा है. मतलब कि पोटेशियम अलग है, आयरन और साइनाइड एक साथ है. So that is how we are supposed to make it. It is by experimental evidence.
not by prediction, not by liking. Is it okay? Now, these kind of compounds, the addition compound which have a definite stoichiometry, that is definite formula, and a crystalline state in solid state, and retain their identity even in solution, are called coordination compounds. Write the definition. Coordination compounds. The addition compounds, which have a definite stoichiometry, and crystalline structure, in the solid state, and maintain their identity even in solution, are termed coordination compounds. तुम अपने टॉपिक्स बोलो, हम टॉपिक शुरू कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है? कर लेंगे जब मर्जी। तुम टॉपिक्स बोलो, हम टॉपिक्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, okay. So that's what we have as the double salts and the mixed salts and the coordination compounds. अब remaining chapter we are going to do only about the coordination compounds. हम सिर्फ coordination compounds की बात करेंगे, ठीक है? अभी तो बताया। डबल सॉल्ट की डेफिनेशन पढ़ो। हाँ, अभी लिखते हैं। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट अल्फ्रेड वर्नर एंड हिज थ्योरी। अल्फ्रेड वर्नर की थ्योरी। जब हम अल्फ्रेड वर्नर की थ्योरी की बात करते हैं तो व्हाट अल्फ्रेड वर्नर डिड, ही टॉक्ड अबाउट द थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब देखो, जब हम बात कर रहे हैं अल्फ्रेड वर्नर की, ही वाज एन इनऑर्गेनिक केमिस्ट, ही वाज टॉकिंग अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑब्जर्वेशन पर डिपेंडेंट है, प्रिडिक्शन पर नहीं। Inorganic chemistry is not dependent on laws, it is dependent on observation, experimentation. तो जब वर्नर ने बात की कि उसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करनी है, तो ऑब्वियसली उसको बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी करनी पड़ेगी। इस स्टडी के लिए वर्नर चोज कोबाल्ट, ही चोज द कॉम्प्लेक्सेस एंड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ कोबाल्ट। अब छोटा सा सवाल है, वैसे ये कहीं बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बताने में बड़ा मजा आता है कि वर्नर ने कोबाल्ट चूज क्यों किया। अब एक छोटा सा सवाल है, which element is present in the maximum number of compounds? Which element has the maximum number of compounds? सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नहीं, compounds. Which element has the maximum number of compounds? जल्दी बोलो।
सर नहीं है ना। कार्बन्स और हाइड्रोजन्स। दो क्यों हो गए, एक हो गया ना सबसे ज्यादा तो। अच्छा सर, कार्बन है फिर सर। कार्बन सर। द आंसर इज हाइड्रोजन। ठीक है रीजन, हाँ। रीजन बता देता हूँ कि वाई हाइड्रोजन इज द मैक्सिमम। देखो जब भी हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, एक छोटी सी मैं स्टेटमेंट हमेशा बोल देता हूँ, स्टेटमेंट सुनी होगी। बेटी बॉट द बटर बट द बटर वाज बिटर सो शी बॉट मोर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर, बट शी बॉट द बट द बटर शी बॉट वाज मोर बिटर सो शी कुड नॉट मेक द बिटर बटर बेटर। यस अब सर। यहां पर एक सीधी सीधी बात ये आ जाती है, विच अल्फाबेट हैज कम इन दिस सेंटेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। Alphabet has come in this sentence the maximum number of times. सर बी। It is not B, it is T. Do you know why? हर B के लिए दो T हैं. And in addition to that, there are some words जिसमें T तो है पर B नहीं है, जैसे the. Betty bought the butter. But the butter was bitter. ठीक है. So she bought more butter to make the bitter butter better. अब बी कम है, टी ज्यादा है, लेकिन बी का साउंड ज्यादा प्रोमिनेंट आ रहा है, तो इसलिए हमें लग रहा है बी ज्यादा है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉट ओनली आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, दे आर द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एज वेल। तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोजन के भी तो कंपाउंड्स हैं। इन एडिशन टू दैट हाइड्रोजन के हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन नहीं है, तो इसीलिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड नंबर ऑब्वियसली कार्बन। थर्ड नंबर is cobalt. Cobalt forms the maximum number of compounds of any metal. ठीक है, और इनमें से ज्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। इनफैक्ट कोबाल्ट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, तो एक तो ये रीजन है। तो अब इसका बेनिफिट क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोबाल्ट के बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका बेनिफिट क्या है? उसका सीधा सीधा बेनिफिट ये है कि अब गवर्नर को बहुत सारे अलग अलग मेटल्स के कंपाउंड चूज करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ कोबाल्ट के सारे कंपाउंड्स बना सकता है और उनको यूज कर सकता है। इससे एक बेनिफिट ये होता है कि अगर हमारे पास एक चीज कॉमन आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये चीज तो कॉमन है, इसके अलावा जो हम चेंज करते जा रहे हैं उसकी वजह से चेंज होता चला जा रहा है। तो कोबाल्ट तो कॉमन हो गया, अब हमने ये चेंज किया तो अच्छा इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से कंपैरिजन करना आसान होता है। एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम दो चीजों के कंपैरिजन की बात करते हैं, उनमें सारे प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती है एक्सेप्ट फॉर द वन। एक प्रॉपर्टी के अलावा बाकी सारी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती है, उस एक प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम उसको कंपेयर करते हैं। अगर किसी में 2, 3, 4 प्रॉपर्टीज डिफर कर रही हैं, तो कंपैरिजन मुश्किल हो जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो पहली चीज तो ये कोबाल्ट के बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, बहुत 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 सारे कंपाउंड्स हैं। अब दूसरा रीजन, अरे भैया इतने सारे कंपाउंड्स बनते हैं तो उसका भी तो रीजन होगा ना, कोबाल्ट के इतने सारे कंपाउंड बनते क्यों है? तो पता चला कोबाल्ट के कंपाउंड बनाना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। इनफैक्ट जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस बनाने का, तो हमने क्या किया था, हमने कोबाल्ट अमीन कॉम्प्लेक्सेस बनाए थे, कोबाल्ट एक्वा अमीन कॉम्प्लेक्सेस बनाए थे, वर्नर ने भी वही बनाए थे। करना क्या था, कोबाल्ट क्लोराइड का सोल्यूशन लिया, अमोनिया का सोल्यूशन लिया, दोनों को धीरे धीरे डाल के मिक्स किया, आराम से मिक्स किया, आराम से मिक्स किया, मिक्स करके फिर क्या किया, रख दिया। इनफैक्ट शेल्फ के अंदर डाल के रख दिया। अगले दिन आए, निकाला, कॉम्प्लेक्स बन गए थे। बस, दैट्स इट। Cobalt complexes are extremely easy to prepare. Most often, it is enough to mix the components in the stoichiometric amount and leave them overnight. That's it. Complex बन जाते हैं। टेंडेंसी है भाई, उसकी प्रॉपर्टी है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर जगह क्यों घुसाएगा तो फंस जाएगा। और ये भी एक बात ध्यान रखना, जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रीजंस जितने भी हैं सब झूठ है, सारे झूठ है। क्लियर? ठीक है, बात सिर्फ इतनी है कि दे आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट लाइज। दे आर नॉट ट्रुथ, दे आर द मोस्ट एक्सेप्टेबल लाइज।
जब तक हमारा उस झूठ से काम चलता रहता हम वही झूठ बोलते चले जाते हैं। जब उस झूठ का कोई एक्सेप्शन हमें नजर आता तो हम झूठ बदल देते हैं। अबे ये आ गया, चल नया झूठ बना देते हैं, या पुराने झूठ पे ये मॉडिफिकेशन कर देते हैं, इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। ये काम होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर कोई मुझे कहता है कि सर ये रीजन सही है, मैं कहता हूं नहीं ये सही नहीं है, पर इस रीजन से अच्छा रीजन तुम्हारे पास है। जब तक तुम्हारे पास इससे अच्छा रीजन नहीं है तब तक इस रीजन को मानो। जिस दिन आ जाएगा तुम्हारे पास कोई अच्छा रीजन, उस दिन मैं मान लूंगा। प्रॉब्लम क्या है? इज दैट क्लियर? एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अब ये सबसे बड़ा आंसर हमारे पास कहां आता है? जैसे हम लेट्स से बॉन्डिंग की बात करें, पहले लुईस रूल आ गया, ऑक्टेट रूल। पता चला ऑक्टेट रूल के अंदर कार्बन तो फॉलो करता बाकी नहीं करते, तो क्या हुआ? फिर उसके बाद हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बना दी, VSEPR बना दी। फिर उसके बाद जब उनसे भी पंगा होने लगा तो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी चिपका दी। पर मजेदार बात यह है कि जहां तक हम लुईस रूल लगा सकते हैं लगा देते हैं, सिंप्लीफिकेशन रखते हैं। जब उसका एक्सेप्शन यहां पे नहीं, यहां पे ये लगाओ, अब यहां पे चलते चलते अरे यहां पे नहीं, यहां पे ये लगाओ। ये बात है, वी कीप इट सिंपल। इज इट क्लियर? तो ओके, तो अब हमारे पास ये आ गया दूसरा रीजन, दे आर एक्सट्रीमली इजी टू फॉर्म। अब एक्सट्रीमली इजी टू फॉर्म, दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कोबाल्ट। मुझे पता है वो बहुत अच्छी तरह कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो मैं इसका रीजन भी बना दूंगा। ठीक है, ये दूसरा रीजन था। तीसरा, जब भी आप कोई चीज सिंथेसाइज करते हो, यू आर नेवर एबल टू गेट द प्योर सब्सटेंस। आपको हमेशा एक मिक्सचर मिल जाता है, और जब आपको मिक्सचर मिल जाता है तो मिक्सचर को प्योरीफाई करना भी एक जरूरी काम है। ठीक है, तो जब हम मिक्सचर के प्योरिफिकेशन की बात करते हैं, देन इन दैट केस हमारे पास एक सिंपल सी बात है कि कभी भी प्योरिफिकेशन की बात करोगे तो प्योरिफिकेशन में या सेपरेशन में कुछ एनर्जी लगती है। नाउ दीज कॉम्प्लेक्सेस आर एनर्जी सेंसिटिव। अगर आपने ज्यादा एनर्जी लगा दी तो ये डिकम्पोज हो जाएंगे। तो यू हैव टू यूज a process which is going to use a minimum energy। और यहां पर वो मिनिमम एनर्जी वाला प्रोसेस हो जाता है कॉलम क्रोमैटोग्राफी। कॉलम क्रोमैटोग्राफी यानी कि इसको कॉलम क्रोमैटोग्राफी में डालिए और सारे के सारे सेपरेट होते चले जाते हैं, लेयर्स के लेयर्स निकलते चले जाते हैं। जब हमने ये बनाया था तो हमने क्या किया? सबसे पहले तो वो जो सॉल्यूशन था ना, वो हमारे कैसा बन गया था? जैसे कि तुमने योगर्ट खाया है, फ्लेवर्ड योगर्ट होता है, उसके अंदर अलग अलग फ्लेवर होता है, तो स्ट्रॉबेरी वाला भी खाया होगा, पिंक से कलर का होता है। तो जब हमने वो सॉल्यूशन बनाया था ना, जो मिक्सचर बनाया था, जब वो बीकर अगले दिन आके देखा तो वो पूरा का पूरा योगर्ट जैसा लग रहा था, स्ट्रॉबेरी योगर्ट, लाइट पिंक जैसा। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हमें वो स्ट्रॉबेरी योगर्ट जैसा लग रहा तो इसका मतलब उसमें कुछ पार्ट ऐसा है जो पानी में सॉल्युबल नहीं है। सीधी सी बात है, तभी तो वो ऐसा दिख रहा है, तभी तो वो कॉलॉइड जैसा दिख रहा है, वो सॉल्यूशन जैसा नहीं दिख रहा। हमने क्या किया? वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1 लगाया, उसको फनल के अंदर फिल्टर कर दिया। फिल्टर करने के बाद कुछ पार्ट फनल में रह गया और नीचे क्लियर सॉल्यूशन आ गया। क्लियर, आई डिडंट से कलरलेस, कलर्ड था, क्लियर था, सॉल्यूशन था। अब हमने क्या किया? जो सॉल्यूशन था इसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी में डाला, सेपरेट होता चला गया, अलग अलग लेयर्स हमें दिखाई दे रहे थे। उसके बाद ऊपर से पानी डाला, अलग अलग लेयर्स को बीकर में निकाल दिया, सेपरेट कर लिया। दैट इज हाउ वी वर एबल टू सेपरेट द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट। इनफैक्ट वो जो हमारे पास वो जो प्रेसिपिटेट आया था, उस प्रेसिपिटेट को भी हमने अल्कोहल में डिसॉल्व किया, फिर से चला दिया, वो भी 2 हिस्सों में सेपरेट हो गया। यानी कि ओवरऑल हमें 6 कंपाउंड्स मिल गए। ठीक है, यानी कोबाल्ट और अमोनिया को मिक्स करके, कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को मिक्स करके हमें 6 कंपाउंड्स मिले और हमने उनको सेपरेट कर दिया। अब एक और सवाल, ये तो चलो समझ में आ गया, इजी टू सेपरेट। अब जो चौथा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बड़े आराम से तुम्हें बोला दैट देयर वर 6 कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड। मुझे कैसे पता 6 कंपाउंड बने? हाँ, तो हाउ डू आई नो कि वो 6 कंपाउंड्स हैं? दैट्स इट, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कोबाल्ट complexes are all colored and they have different colors। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स अगर आपने एक बार एक बना लिया, उसे बनाने के बाद उसे एनालाइज कर लिया, उसका फॉर्मूला सेट कर लिया, तो अगली बार अगर वो कॉम्प्लेक्स कभी गलती से भी बन गया
तो यू कैन इजीली सी इट एंड से कि ये कॉम्प्लेक्स ही है। और कई बार हम कलर में थोड़ा डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते ना, हम नहीं कर पाते, तो क्या करोगे, सॉल्यूशन बनाओ, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डालो, इमीडिएटली पता चलेगा कौन सी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर रहा है, पता चल जाएगा कंपाउंड कौन सा है। दे आर एक्सट्रीमली easy to distinguish. So these were the 4 properties which led Werner to use cobalt for all his experiment. ठीक है? Cobalt complexes are extremely large in number, extremely easy to prepare, easy to separate using column chromatography, and they are easily distinguishable because they have different colors. So these were the 4 properties that led him to use cobalt. ठीक है? Now, once he talked about the cobalt, he talked about this. अब बात करते हैं वर्नर ने एक्सपेरिमेंट कैसे किए। What he did? वर्नर ने कंपाउंड लिया कोबाल्ट क्लोराइड COCl3। ठीक है? कोबाल्ट की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एक कोबाल्ट 2+ एंड कोबाल्ट 3+। नॉर्मल कंपाउंड्स में कोबाल्ट 2+ ज्यादा स्टेबल है, और जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सेस की, वी फाइंड कोबाल्ट 3+ ज्यादा स्टेबल है। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज 2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। तो यहां पे कोबाल्ट 3+ यूज किया, इसमें डाला अमोनिया XNH3 और साथ में डाला वाटर। इनफैक्ट यहां पर उसने यूज किया था लिकर अमोनिया। लिकर अमोनिया मतलब इट इज अ 1:1 मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड वाटर, दैट इज व्हाट वी कॉल एज लिकर अमोनिया। ठीक है? दूसरी चीज होती है लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया का ऑब्वियसली मतलब यही है कि व्हाट अमोनिया इन अ लिक्विड स्टेट। नाउ लिक्विड अमोनिया इज प्योर अमोनिया, लेकिन जब तक जरूरी ना हो, जब तक आपको स्पेसिफिकली एनहाइड्रस कंडीशन ना चाहिए हो, तब तक लिक्विड अमोनिया यूज नहीं किया जाता। लिकर अमोनिया इज इजी टू हैंडल, इट इज इजीली अवेलेबल। लिक्विड अमोनिया को डील करना जरा मुश्किल होता है, जरा क्या बहुत मुश्किल होता है। यहां पर जब हमने सारा सॉल्यूशन ही पानी में बना रखा है, तो हम उसे जबरदस्ती लिक्विड अमोनिया यूज करने की जरूरत क्या है, हमें लिकर अमोनिया यूज किया। ठीक है? तो दिस वाज लिकर अमोनिया, पानी और अमोनिया हमें लिकर अमोनिया से मिल गया। अब दूसरा सवाल कई बार स्टूडेंट ये पूछने लगते हैं या पूछना चाहते हैं, वो ये कि यहां पर जब हमें पता है कि इट इज 1:1 अमोनिया विद वाटर, देन इन दैट केस आपने एक्स और वाई क्यों लिखा है? दोनों तो सेम ही है। द आंसर इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। The stoichiometric coefficient in equation do not talk about how much compound is present in the system. The stoichiometric coefficient tell us how much of the compound is being used in the reaction, not available. तो चाहे अमोनिया और वाटर बराबर हैं, फिर भी ये कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कि अमोनिया और वाटर यूज भी बराबर होंगे। डिफरेंट भी तो हो सकते हैं, और मोस्टली डिफरेंट होते हैं। ठीक है? तो he got the complex as COCl3.XNH3.YH2. ठीक है? These are aqua stands for water, amine complexes. ठीक है? So these are aqua amine complexes. अब चलो, वर्नर आलसी था। अब सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट आलसी होते हैं। He was lazy, he was intelligent. अब इंटेलिजेंस का तो पता नहीं, लेकिन उससे लेजी में ज्यादा हूं। उसने एक्वा अमीन कॉम्प्लेक्सेस की बात की थी। आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट अमीन कॉम्प्लेक्सेस, अमोनिया कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट। ठीक है? उसने क्या किया, इसी तरीके से जैसे मैंने कहा ना, 6 कॉम्प्लेक्सेस बने, 6 कॉम्प्लेक्सेस बनाए, सेपरेट किए। सेपरेट करने के बाद उनका एनालिसिस किया, इनऑर्गेनिक एनालिसिस, पूरी तरीके से उनका एलिमेंटल एनालिसिस किया। एलिमेंटल एनालिसिस करने के बाद उसको उनके एम्पेरिकल फॉर्मूले मिल गए। ठीक है? सबके 6 के 6 के कलर अलग थे, तो एम्पेरिकल उसको पता चल गया था कि अलग कंपाउंड है। उसने एम्पेरिकल फॉर्मूले निकाले। एक कंपाउंड का फॉर्मूला उसको मिला COCl3
dot 6NH3. One of the formula was COCl3 dot 6NH3. Another formula, COCl3 dot 5NH3. Another, COCl3 dot 4NH3. Another, COCl3 dot 4NH3. Yes, he got two different compounds of the same formula. ऐसे compound को क्या कहते हैं? The compounds which have the same formula but they are different are known as isomers. So these two are isomers of each other. Okay? And then he got another compound, or in fact this compound was the one which was not soluble in water. That was COCl3 dot 3NH3. Another compound, COCl3 dot 3NH3. Again, obviously these two are also isomers of each other. ठीक है? अब ये एम्पेरिकल फॉर्मूले उसको मिल गए. तो जब हम एम्पेरिकल फॉर्मूले हमने निकाल लिए तो अब आती है बात कि कुछ इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए. जब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो फिर से वही आएंगे सिंपल से और मेजरमेंट. देखो हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है. एक प्रॉपर्टी होती है ठीक है. तो अब हम यहां पे दो तरह की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी. जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो जो प्रॉपर्टीज हम सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय किए बिना मेजर कर सकते हैं उन सब प्रॉपर्टीज को फिजिकल प्रॉपर्टीज कहा जाता है. जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा वगैरह वगैरह. ये सारे के सारे होते हैं जिनको हम बिना किसी उसके प्रॉपर्टी, उसकी नेचर को चेंज किए मेजर कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय किए बिना मेजर कर सकते हैं. दीज ऑल आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज. और ऐसी प्रॉपर्टी जिनके अंदर हमें सब्सटेंस का डिस्ट्रक्शन करना पड़ता है, दोज आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है. जब यहां पर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो द मोस्ट सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टी वुड बी their Van 't Hoff factor, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. ठीक है. तो चलिए सबसे पहले बात करें इन सबके वैन टॉफ फैक्टर की. उसने इन सबके वैन टॉफ फैक्टर निकाले. ठीक है. वैन टॉफ फैक्टर मतलब कि आई, वैन टॉफ फैक्टर आई है, सॉल्यूशन बनाया, ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर कर लिया, वैन टॉफ फैक्टर निकाल दिया. इसका वैन टॉफ फैक्टर आया 4. एक्सपेरिमेंटल है, तुक्का नहीं मार रहे हम कोई. ठीक है. इसका वैन टॉफ फैक्टर आया 3. इसका आया 2, इसका आया 2, इसका आया 1, इसका आ गया 1. ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है, तुक्का नहीं है. ठीक है. इसके बाद उसने इन कंपाउंड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस निकाली, मोलर कंडक्टेंस, lambda m. Now the molar conductance depends on the number of ions that a compound produces when it is dissolved in water. सर ठीक है. सर जैसे ये सेम कंपाउंड्स हैं डॉट 3NH3 डॉट 3NH3, सर तो पता कैसे चलेगा कि कौन से वाले का पूछा है? कौन से वाले का पूछा? दोनों का सेम ही तो आ रहा है. सर बट ये दो अलग कंपाउंड्स हैं ना जिसके वैल्यू लेकिन सेम है. किस बात में डिफरेंस आ रहा है ये भी तो देखना है. देखो जब हम बात करते हैं आइसोमर्स की तो वी से दैट आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग द सेम फार्मूला. हमने ये तो बता दिया दीज आर डिफरेंट कंपाउंड्स, लेकिन हमने ये थोड़ी ना बताया वो डिफरेंट किस फॉर्म में है, किस तरीके से डिफरेंस है. तो अभी वो डिफरेंस ही तो देखना है.
और ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस वी से दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ आइसोमर्स। तो जब तक डिफरेंस डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हमें थोड़ा ना बता पाएंगे कौन से तरह के आइसोमर्स है। ओके, तो यहां पर चलिए अब इनकी बात करें, हमने मोलर कंडक्टेंस की बात करें। जब मोलर कंडक्टेंस की बात करते हैं तो ये वाला जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ये 4 आयंस की मोलर कंडक्टेंस देता है। ये वाला कंपाउंड 3 आयंस की देता है, ये वाला कंपाउंड 2 आयंस की, 2 आयंस की, और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नहीं देता। ये पानी में डिसोशिएट करके आयंस नहीं बना रहा। ठीक है, नाउ दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कंपाउंड्स। Now, having talked about the physical properties, now we are going to talk about the chemical properties of these compounds, यानी कि एनालिसिस कैसा होता है। जब इन कंपाउंड्स का एनालिसिस करने की बात आती है, what we find is इनमें से कोई भी कंपाउंड अमोनिया की स्मेल नहीं देता। None of these compounds smells of ammonia. ठीक है, none of these सर compound। सर आई यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर है। हाँ जी, ठीक। now when we talk about their chemical properties, तो पहली chemical properties हमारे पास ये आ जाती है that whether they give the test of each of the species। सर ये मोलर कंडक्टेंस जो आपने क्रॉस लगाया सर, ये किस बेसिस पे हुआ है? बेटा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है नहीं। ओके सर। ठीक है, तो जब हम यहां पे इसकी बात करते हैं, जब हम इसके टेस्ट की बात करते हैं, तो इनमें से कोई भी कंपाउंड अमोनिया का टेस्ट नहीं दे रहा, इनमें से कोई भी कंपाउंड कोबाल्ट का टेस्ट नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये तो टेस्ट आ नहीं रहे। अब आती है बात क्लोरीन के टेस्ट की। तो वर्नर ने क्या किया, इसने सब में सारे कंपाउंड्स के अंदर एक्सेस ऑफ डाइल्यूट सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन ही एडेड एक्सेस ऑफ डाइल्यूट सिल्वर नाइट्रेट। तो एक्सेस डाइल्यूट AgNO3। ठीक है, जब इसने एक्सेस डाइल्यूट AgNO3 डाला तो पहले कंपाउंड के अंदर ही गॉट थ्राइस ऑफ सिल्वर क्लोराइड। नाउ दैट वाज एक्सपेक्टेड, 3 क्लोरीन 3 सिल्वर क्लोराइड आ जाएंगे। दूसरे में ही गॉट ट्वाइस ऑफ AgCl। बिल्कुल है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अगर आपको इसके 2 से दिक्कत है तो यहां पे तो सिर्फ एक ही AgCl आया। हाँ, इसमें भी एक आया और इसमें AgCl नहीं आया। Now these are called gravimetric analysis। ये ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होते हैं, यानी कि हम यहाँ पे इसके अंदर एक्सेस ऑफ रिएजेंट डाल के उसको प्रेसिपिटेट करते हैं, प्रेसिपिटेट करने के बाद फिल्टर करते हैं, फिल्टर करके ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद वे कर लेते हैं। ठीक है, और ड्राई करने के बाद वे करके हम ये एस्टिमेट करते हैं कि इसमें कौन सी चीज कितनी थी। हर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, और इनफैक्ट आपकी लैब मैनुअल में तरीके दे रखे हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें कॉपर का एस्टिमेशन करना हो तो CuSCN बना के प्रेसिपिटेट करते हैं। तो सर ये वैन हॉफ फैक्टर तो सर हम एक्सेस डाइल्यूट AgNO3 डाल के जब देख रहे तब निकल रहा है ना ये? नहीं, वैन हॉफ फैक्टर क्यों? ऑस्मोटिक प्रेशर से निकलेगा। कैसे सर? ऑस्मोटिक प्रेशर भूल गए? अच्छा ठीक है। सर फिर डाइल्यूट AgNO3 जब हम रिएक्ट करवा रहे तो उससे पता क्या चल रहा है हमें? उससे क्लोरीन प्रेसिपिटेट हो रहा है। ठीक है, अच्छा। अभी पता क्या चल रहा है हमें, पहली बात तो ये डिफरेंस आ रहा है, हमें ये देखना है। वी आर गेटिंग अ डिफरेंट कंपाउंड ऑल टुगेदर, सब में डिफरेंट आता चला जा रहा है। ओके, ठीक है, ये डिफरेंस आ गया।
मैं Yes, ये sir. बता रहा था कि प्रेसिपिटेशन करके हम ये पता करते हैं कि कितना कंपाउंड में क्या चीजें हैं। ओके, ये ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कराता है। जैसे कॉपर के लिए हम CuSCN बना के प्रेसिपिटेट कर देते हैं। हम बेरियम का प्रेसिपिटेशन सल्फेट से करते हैं, सल्फेट बना के करते हैं। सल्फर का एस्टिमेशन बेरियम सल्फेट बना के करते हैं। मतलब कि इन सब के एक तरीके हैं। हैलोजन का या सिल्वर का एस्टिमेशन क्लोराइड बना के कर लिया जाता है या सिल्वर के साथ प्रेसिपिटेट करके कर लिया जाता है। अब यहां पर 3 क्लोरीन थे, 3 आ गए। यहां पे 3 क्लोरीन थे, 2 आए। यहां पे 3 थे, 1 आया। यहां पे 3 थे, 1 आया। यहां पे 3 थे पर 1 भी नहीं आया। अब सवाल यह आता है कि इन सब कंपाउंड्स में क्लोरीन तो बराबर हैं, लेकिन आ नहीं रहे हैं। ठीक है। नाउ वर्नर हैड टू एक्सप्लेन कि ये क्लोरीन आ क्यों नहीं रहे हैं। या तो वो ये मान ले कि उसे एस्टिमेशन करना ही नहीं आता। गलती हो रही है भाई, यहां पे तो 100% का एरर आ रहा है, जबकि इनऑर्गेनिक एनालिसिस में द एरर अलाउड इज समथिंग लाइक 0.2%। अब वो 0.2% जब हम ये कर रहे थे तो टीचर ने बोला 0.2% तक का एरर है तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। हम बड़े खुश हुए, 0.2%, चलो एरर का ऑप्शन तो दिया। जब कैलकुलेशन करने बैठे देन वी रियलाइज्ड कि वो 0.2% का एरर देकर हमें कोई एहसान नहीं किया उसने। प्रॉब्लम ये है कि जो वेइंग बैलेंस हम यूज कर रहे थे, जो उसकी लीस्ट काउंट थी ना, यानी कि जो मिनिमम एरर आना ही आना था, जो हमारे हाथ में था ही नहीं, दैट वाज 0.2%। मतलब कि हमसे तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप तो एरर करोगे ही नहीं। परफेक्ट। तो यहां पर आपको क्या लगता है, इसमें 100% एरर, 33% एरर, 66% एरर, हाउ कुड दैट बी अलाउड? तो सीधी सी बात आ गई भैया, वरना तेरे को करना ही नहीं आता, तू PhD VHD छोड़, बेकार काम है, केमिस्ट्री तेरे बस की नहीं है। या फिर एक्सप्लेन करो कि आखिर ये एरर आ क्यों रहा है। नाउ बिफोर वी गेट अलोंग विद दिस एरर, जो सबसे पहली चीज हमें ये समझनी है वो ये, क्या कोई ऐसा कंपाउंड आप मुझे बता सकते हो, इनके अलावा ऑब्वियसली कहीं इन्हीं के नाम मत दे देना, क्या तुम कोई ऐसा कंपाउंड मुझे बता सकते हो जिसके अंदर तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है, अच्छी तरह पता है कि इसमें क्लोरीन है, और तुम्हें यह भी पता है कि ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देगा? कैल्शियम क्लोराइड देता है। ऐसा कंपाउंड, सुन लो क्वेश्चन ठीक से, ऐसा कंपाउंड जिसमें तुम्हें अच्छी तरह पता है क्लोरीन है, और तुम्हें यह भी पता है कि इस कंपाउंड में अगर सिल्वर नाइट्रेट डालोगे तो यह व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देगा। देता है। सर ये कोबाल्ट देता है? सर क्लोरोफॉर्म। सर देता क्लोरोफॉर्म है। होगा, ये भी देता है KCl3 सर। देता है। The compound which does not give the precipitate of silver nitrate, silver chloride with silver nitrate would be something called chloroform. Yes. सर ये तो बोला था अभी सर। हाँ वो ठीक है ना, दूसरे कान से बता रहा था। अच्छा अच्छा। ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म नहीं देता। CHCl3 नहीं देता, CCl4 नहीं देता, C6H5Cl नहीं देता, CH3Cl नहीं देता, CH2Cl2 नहीं देता। इनफैक्ट कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग क्लोरीन सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट नहीं देता। ठीक है सर कोई स्पेसिफिक रीजन है इसका? जी बिल्कुल, इसका बहुत सिंपल सा स्पेसिफिक रीजन है। चलो एक काम देखते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है जो तुमने पहले करवाया भी था नाइट्रेट, ये क्लोराइड्स में, एंड दैट वाज, हमारे पास है CHCl3। CHCl3 को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये COCl2 प्लस HCl बना देता है। नाउ COCl2 इज अ डेडली पॉइजनस गैस, and that was responsible for killing the people
when chloroform was used as a anesthetic. ठीक है, तो जब क्लोरोफॉर्म को एज एनेस्थेटिक यूज किया गया था, देन इन दैट केस दिस वाज द रीजन ऑफ किलिंग द पीपल. तो इसका प्रेजेंस टेस्ट करने के लिए दे वुड टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरोफॉर्म, ऐड टू इट अ बिट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, शेक इट वेल एंड सी इट वेदर ये प्रेसिपिटेट दे रहा है या नहीं. अगर ये प्रेसिपिटेट दे रहा है, देन इन दैट केस दैट क्लोरोफॉर्म इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड. ठीक है, अब मजेदार बात पता है क्या है? क्लोरोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देता, COCl2 भी नहीं देता. तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आया क्यों? HCl. कि COCl2 बना तो उसके साथ HCl बना होगा, और वो HCl व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है. तो हम HCl को टेस्ट कर रहे हैं COCl2 की प्रेजेंस के लिए. इज इट क्लियर? ठीक है, अब एक सवाल बहुत सीधा सा, ये कंपाउंड क्लोरीन का ये सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट क्यों नहीं दे रहे? जानते हैं इसका बहुत सीधा सा आंसर. सिल्वर नाइट्रेट इज नॉट द टेस्ट ऑफ क्लोरीन. Silver nitrate gives the test of chloride. ऐसा कोई भी कंपाउंड जो पानी में डिसॉल्व करने पर क्लोराइड आयन रिलीज नहीं कर रहा, वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देगा. इज दिस क्लियर? समझ आई बात? ऑर्गेनिक कोवलेंट कंपाउंड्स क्लोराइड रिलीज नहीं करते और इसलिए वो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट नहीं देते. इज इट क्लियर? इस ऑब्जर्वेशन आने के बाद जब एक्सप्लेनेशन देने की बारी आई, वर्नर एक्चुअली वाज डूइंग द एक्सपेरिमेंट अलोंग विद अ पार्टनर. अकेला नहीं था, कोई एक व्यक्ति उसके साथ था. इस पॉइंट पर उस व्यक्ति ने क्विट कर दिया, कहता मेरे बस की आगे करना नहीं है, छोड़ दो. वर्नर ने कहा क्या कर रहा है, छोड़ क्यों रहा है? तो उसने सीधा जवाब दिया, क्या बोल रहा है यार तू, देख इधर ध्यान से देख. हमें यह पता है कि कौन से कंपाउंड क्लोराइड का टेस्ट ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेट नहीं देते. कौन से कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं दे रहे. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो प्रेसिपिटेट क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, उनमें क्लोराइड नहीं है. ठीक है, क्या तू ये कहना चाहता है कि ये जो कोबाल्ट के कंपाउंड्स हमारे सामने लिखे इसमें भी क्लोराइड नहीं है, इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड है? डू यू वांट टू से दैट? क्योंकि इसे कहे बिना तुम ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेट क्यों नहीं दे रहा. क्योंकि अगर क्लोराइड है तो प्रेसिपिटेट देगा. ठीक है, उसकी हिम्मत नहीं हुई ये कह दे कि क्लोरीन और कोबाल्ट का कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, और इसलिए उसने कर दिया क्विट. वर्नर था ढीठ और था आलसी. वर्नर ने कहा भाई मैंने ऐसा है 2 साल लगा दिए इसके ऊपर, मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर डाले. ओके, अब मैं अपना टॉपिक चेंज नहीं कर रहा, तुझे करना है तू कर. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो प्रोफेसर है वो पासिंग मार्क्स देगा, अच्छे नंबर नहीं देगा, ना दे, मैं नहीं छोड़ रहा इसे. ठीक है, ओके. वर्नर ने कहा ठीक है, अगर ये कोवलेंट माने बिना एक्सप्लेन नहीं हो सकता तो भैया ये कोवलेंट है. ठीक है, अब इस कोवैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए वर्नर भाई ने मजे लेना शुरू कर दिया. अब मजे कैसे लिए उसने, हम तो इस बात में
ठीक है। नाउ उसने क्या किया, वर्नर ने इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कहा कि अभी तक हम वेरिएबल वैलेंसी ही संभालना मुश्किल हो रहा था हमारे लिए। यहां पर वर्नर suggested that cobalt does not have two valencies, it has two kind of valencies, and those two kind of valencies are what he termed as primary and secondary valency. So according to Werner, cobalt has two kind of valencies, that is primary and secondary valencies. ठीक है। अब characteristic इन valencies की, what about the primary valency? The primary valency is, सबसे पहली चीज, primary valency is nothing but the oxidation state of the metal. यानी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो प्राइमरी वैलेंसी भी 3 है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड द सेकेंडरी वैलेंसी की बात की तो इट इज नॉट रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन स्टेट। सही समझ नहीं आया सर। प्राइमरी वैलेंसी इज नथिंग बट द चार्ज ऑन द मेटल आयन। जो भी मेटल आयन का चार्ज है वो प्राइमरी वैलेंसी है। ऑन द अदर हैंड जब सेकेंडरी वैलेंसी की बात की गई तो सेकेंडरी वैलेंसी का चार्ज से कोई रिलेशन नहीं है, दोनों फिक्स्ड। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों फिक्स्ड है, बट प्राइमरी वैलेंसी इज रिलेटेड टू चार्ज, सेकेंडरी वैलेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, वो अलग है। ठीक है। इज इट क्लियर? प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी बोथ आर फिक्स्ड। ठीक है। लेकिन जहां प्राइमरी वैलेंसी है दैट इज जब हम प्राइमरी वैलेंसी की बात करते हैं तो प्राइमरी वैलेंसी इज जस्ट द चार्ज ऑन द आयन। जब हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हो सेकेंडरी वैलेंसी हैज नथिंग टू डू विद द चार्ज। आयन का चार्ज बेटा कोबाल्ट 3+ है ना, तो कोबाल्ट 3+3+ चार्ज है, तो 3 इज द चार्ज ऑफ कोबाल्ट, वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी है। चार्ज से लेना देना नहीं है। ठीक है। क्लियर? ओके। अब दूसरी चीज, द प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड ओनली बाय आयंस एंड दैट टू काउंटर आयंस, यानी कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव से सेटिस्फाई होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव से सेटिस्फाई होगा, काउंटर आयन से प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है। ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी could be satisfied by ions और न्यूट्रल स्पीशी, कोई भी इसको सेटिस्फाई कर सकता है, आयंस भी कर सकते हैं, न्यूट्रल स्पीशी भी कर सकते हैं। ठीक है। इनफैक्ट मजेदार बात यह है कि एक ही स्पीशी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को एक साथ सेटिस्फाई कर सकती है। कुछ ऐसी स्पीशी हो सकती हैं जो सिर्फ प्राइमरी को सेटिस्फाई कर रही हैं, कुछ ऐसी हो सकती हैं जो सिर्फ सेकेंडरी को सेटिस्फाई कर रही हैं, और कुछ ऐसी हो सकती हैं जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनिक, सेकेंडरी वैलेंसी इज कोवलेंट। अभी दे दूंगा बेटा, अभी सुन तो लो, अभी तो थ्योरी दे रहा है वो, एक्सप्लेनेशन तो थ्योरी को देकर लेके करेगा ना। ठीक है। ठीक है। नाउ
अब सुनो एक और बात, अगर कोई स्पीशी सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रही है, सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को, तो इट इज ionizable. A species satisfying only primary valency is ionizable. ठीक है? While the species which is satisfying the secondary valency, चाहे वो प्राइमरी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, it is non-ionizable. ठीक है? Only satisfying primary valency forms the ionization sphere. Satisfying the secondary valency forms coordination sphere. ठीक है? ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस, ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस हैं और ये थ्योरी है, ही modified the formula of these compounds or representation of these compounds, not the formula as such. उसने कहा कि let us say ये जो पहला कंपाउंड है, let's write it like CONH3 6Cl3. ठीक है? ओके, ये जो क्लोरीन है, तीनों क्लोरीन आयोनाइजेबल है, हो रहे हैं ना ऑब्जर्वेशन से, तो इसका मतलब ये तीनों क्लोरीन सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं. These three chlorines are the part of ionization sphere, तो इसलिए उसने बाहर लिखे हैं. ठीक है? 3 क्लोरीन बाहर है, ये कैसे पता चला? 3 AgCl आ रहा है. इज इट ओके? इस फॉर्मूले से ऑब्जर्वेशन नहीं बने, ऑब्जर्वेशन से उसने ये फॉर्मूला बनाया है. ठीक है? सो दिस क्लोरीन सैटिस्फाइज द प्राइमरी वैलेंसी. ठीक है? ना अमोनिया इज न्यूट्रल, वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता. अमोनिया का भी टेस्ट नहीं आ रहा, तो अमोनिया भी आयोनाइज नहीं हो रहा, निकल नहीं रहा, तो अमोनिया इज सैटिस्फाइंग द सेकेंडरी वैलेंसी. तो इस कंपाउंड में सीधी सी बात है, कोबाल्ट की जो प्राइमरी वैलेंसी है वो 3 है, जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 6 है. इज दिस क्लियर? सर वो सेकेंडरी वैलेंसी जो 6 है अमोनिया से. अमोनिया से. ओके सर. अब अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसकी बात करूं तो दिस इज आयोनाइजेशन स्फीयर, काउंटर आयंस. फिर इस कंपाउंड की बात आई, सेकेंड कंपाउंड की. सेकेंड कंपाउंड के स्ट्रक्चर की बात की, उसने बनाया ये सेकेंड कंपाउंड इज शुड बी रिटन लाइक CO NH3 5 Cl Cl2. यहां पे 2 ही क्लोरीन बाहर निकल रहे थे, तो इसका मतलब 2 ही क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को.
This chlorine is satisfying the primary valency. This ammonia is satisfying the secondary valency. And the problem with this chlorine is satisfying the secondary as well as primary valency. Perfect. चार्ज है या नहीं है क्लोरीन के ऊपर? Cl माइनस ही है ना वो भी, तो क्या कोबाल्ट के चार्ज को सेटिस्फाई नहीं करेगा? तो जो चार्ज को सेटिस्फाई करेगा वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने ये कब कहा था कि जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है वो आयोनाइजेशन स्फीयर में ही होगा? व्हाट डिड आई से? द स्पीशीज व्हिच इज सैटिस्फाइंग ओनली द प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल। सर तो ये Cl2 अंदर भी तो हो सकता था। बेटा अगर अंदर होता Cl2 तो इन दैट केस वो आयोनाइजेबल नहीं होता। लेकिन यहां पे हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या कह रहे हैं, यहां पे 2 क्लोरीन आयोनाइजेबल है, तो आपको 2 क्लोरीन बाहर रखने पड़ेंगे। ये आपकी मर्जी थोड़ी ना है। अगर 2 क्लोरीन अंदर होते तो बाहर सिर्फ एक ही होता। अगर बाहर सिर्फ एक ही होता तो एक ही प्रेसिपिटेट आता ना, 2 थोड़ी ना आते। क्योंकि 2 आए तो इसका मतलब 2 बाहर हैं। ठीक है ना? सर सेकेंडरी हम किस बेसिस पे कर रहे हैं डिसाइड? जो नहीं आ रहा। सेकेंडरी जो वैलेंसी सीधी सीधी ये है कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन में नहीं आ रहा, जो आयोनाइज नहीं हो रहा, वो सेकेंडरी वैलेंसी है। अच्छा ठीक है। अब जैसे कि हमने तो देखा कि यहां पे कोबाल्ट है, क्लोरीन है, अमोनिया है। सिल्वर नाइट्रेट के साथ जितना प्रेसिपिटेट हो गया वो प्राइमरी है, जो भी नहीं हुआ वो सारा सेकेंडरी है। सेकेंडरी सर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आएगा। हाँ, सेकेंडरी वैलेंसी फॉर्म कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखा तो है हमने। ठीक है। ठीक है। ओके, अब तीसरे कंपाउंड का फॉर्मूले की बात करें। तीसरे कंपाउंड का फॉर्मूला इज CONH3 4 Cl2Cl। ये है वो कंपाउंड कि अगर 2 क्लोरीन अंदर हो जाते तो भैया ये वाला कंपाउंड बन जाता। ठीक है, इज इट ओके? इसका भी यही फॉर्मूला है। ठीक है। अब इन कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं तो दिस वुड बी CONH3 थ्राइस Cl3। इसके अंदर आयोनाइजेशन स्फीयर ही नहीं है। दैट्स व्हाट आई सेड एंड दैट्स व्हाट आई डिडंट से इट इज ऑब्जर्व्ड। ये फॉर्मूला हमने इसी बेसिस पे तो बनाया है। इसमें आयोनाइजेशन स्फीयर नहीं है तो सबको अंदर ही डालोगे ना। और इससे ये भी एक्सप्लेन हो जाता है कि पानी में सॉल्युबल क्यों नहीं है। ये पानी में सॉल्युबल इसलिए नहीं है क्योंकि आयनाइज हो नहीं रहा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो ये पानी में सॉल्युबल भी नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से ये वाला कंपाउंड है, ये भी यही सेम है। अब यहां पर तीनों क्लोरीन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अमोनिया सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। इन सारे कंपाउंड्स में कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी 6 है और कोबाल्ट की सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी सारे कंपाउंड्स में 3 है। वैलेंसी में कोई चेंज नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क हो गया। ठीक है, दैट इज हाउ। आखिरी दो में क्लोरीन प्राइमरी को सेटिस्फाई करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, क्लोरीन के ऊपर चार्ज भी तो है। अब देखो ये लास्ट के 2 की कंपाउंड की बात करें, क्लोरीन के ऊपर चार्ज तो अभी भी है ना। जब क्लोरीन के ऊपर चार्ज है तो वो प्राइमरी और सेकेंड प्राइमरी को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा।
यहां पे वो सेकेंडरी को भी कर रहा है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो here we find इस तरीके से वर्नर ने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी होती है और किस तरीके से ये कोबाल्ट कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है। ठीक है, नाउ वर्नर ने अपनी थ्योरी पब्लिश तो करवा दी, लेकिन किसी की समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा ठीक है यार, एक झूठ तुमने बोल दिया, हमारे पास इससे अच्छा झूठ नहीं है तो हम मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे कि सच है। अपने प्रोफेसर को क्या, तो प्रोफेसर अपना रिसर्च पेपर छापते रहते हैं, हमने ये रिसर्च की, हमने ये रिसर्च की, साइंटिफिक कम्युनिटी को दिखाते हैं ना बेटा। ठीक है, फिर साइंटिफिक कम्युनिटी की एक्सेप्टेंस की बात होती है, क्या एक्सेप्ट कर लेता है क्या नहीं एक्सेप्ट करते। ठीक है, अब वर्नर ने जब ये थ्योरी दी तो लोगों की समझ में नहीं आई। क्यों नहीं समझ में आई? क्योंकि किसी को यही नहीं पता था कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है ये किसी को क्यों पता नहीं था? इसलिए पता नहीं था कि तब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। वर्नर गेव हिज थ्योरी इन 1893 and electron was discovered in 1898. ठीक है, इज दैट क्लियर? दैट वाज द प्रॉब्लम। समझ आ गई बात? जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई वैसे ही पता चला कि आखिरकार कोबाल्ट का जो वैलेंसी है, ये कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सप्लेन हुआ, सारे की सारी बॉन्डिंग की थ्योरीज आई, और जब बॉन्डिंग की थ्योरीज आई तब वर्नर की कोऑर्डिनेशन की थ्योरी समझ में आई। वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस। इज दैट क्लियर? So Yes, that sir. was the Werner's contribution, Alfred Werner. ठीक है,